राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाई राघव क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था 2 क्लासों में। पहली क्लास में इंट्रोडक्शन था, दूसरी क्लास में हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स जो थी वो सारी पढ़ ली थी। जैसे आपके मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल अंश, ठीक है, भार भार प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत और आयतन आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सारी सांख्यिकी की इकाइयाँ हमने पढ़ ली थी। आज हमारा बिलियन में जो है, सॉल्यूशन में जो है अगला टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी या जिसे बोलते हैं हम विलेयता। विलेयता, सॉल्युबिलिटी या विलेयता क्या होती है? विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है? विलेयता। विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा ही क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। यानी आप फिक्स टेम्परेचर पर पूरी डेफिनेशन लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा ही विलेयता कहलाती है। ठीक है, तो विलेयता जो है वो सॉल्युबिलिटी है, वो हम दो टर्म्स में पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं ठोसों की द्रव्य विलेयता। ठोसों की ठोसों की द्रव्यमय विलेयता। ठोसों की द्रव्यमय विलेयता। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठोसों की द्रव्यमय विलेयता। तो इसमें जो ठोस है वो आपके पास जो होगा वो विलेय होगा। ठोस जो है वो विलेय होगा और द्रव जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या होगा? विलायक। ठोस विलेय और द्रव विलायक होगा। तो ये विलयन कैसा होगा हमारे पास? द्रव विलयन। विलयन के प्रकार में अगर हम रखें तो ये विलयन हमारे पास कैसा होगा? द्रव विलयन। यानी एक ठोस को द्रव में मिला रहे हैं तो आपके ठोसों की द्रव्य विलेयता का हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें ठोस तो विलेय होगा, कम मात्रा में ठोस को लेंगे, अधिक मात्रा में द्रव को लेंगे, और द्रव जो है वो विलायक होगा। तो विलायक पर विलयन की भौतिक अवस्था निर्भर करती है, हम पहले पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। तो ये विलयन जो होगा वो कैसा होगा हमारे पास? द्रव विलयन होगा। अब इसके अंदर हम देखें, किसी ठोस को द्रव में मिलाते हैं या ठोसों की द्रव्य विलेयता को हम एक नियम के अनुसार समझते हैं, जिसे बोलते हैं हम लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक रूल। लाइक डिजॉल्व लाइक रूल के आधार पर हम इसको समझते हैं। हिंदी में बोलते हैं समान समान में घुलता है। समान समान में घुलता है के नियम के अनुसार समझा जाता है। समान समान में घुलता है का नियम क्या कहता है? समान समान में घुलता है का नियम कहता है, यदि आपके पास कोई आयनिक आयनिक या ध्रुवीय ध्रुवीय विलेय है तो वो आयनिक या ध्रुवीय विलायक में घुलेगा। आयनिक या ध्रुवीय विलायक में घुलता है। ठीक है, आयनिक या ध्रुवीय विलेय आयनिक या ध्रुवीय विलायक में क्या होगा? डिजॉल्व होता है या घुलता है। और दूसरा हम बोल सकते हैं इसी प्रकार से सहसंयोजक सहसंयोजक या अध्रुवीय अध्रुवीय विलेय सहसंयोजक या अध्रुवीय विलायक में घुलता है। कहने का मतलब विलेय और विलायक दोनों के जो गुणधर्म है वो समान होने चाहिए। यानी विलेय आपके ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय होना चाहिए। विलेय अध्रुवीय है तो विलायक भी कैसा होना चाहिए? अध्रुवीय होना चाहिए। दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। ये आयनिक है, पोलर है सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट भी आयनिक या पोलर होना चाहिए।
और कोवलेंट या नॉन पोलर है सॉल्यूट, तो कोवलेंट या नॉन पोलर ही कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। यानी समान गुणधर्म वाले जो विलेय हैं वो समान गुणधर्म वाले विलायक में ही क्या होंगे, घुलते हैं। ये समान समान का घुलता है, समान समान में घुलता है कि नियम कहता है। ठीक है, और इस नियम से अगर हम समझें, इस नियम को अगर हम समझें तो आप देख सकते हो जैसे हमारे पास जल है, जल है, जल है, ठीक है, और हम एक तरफ ले लें सोडियम क्लोराइड, नमक, और एक तरफ हम ले लेते हैं आयोडीन, और इधर ले लेते हैं हम बेंजीन या नेपथलीन, कुछ भी ले लो आप, या आपके ऑयल ले लेते हैं, सबसे बढ़िया ऑयल, ठीक है, तेल। तो आप देखते हो इसके अंदर, आप सीधा सा देख पा रहे हो कि आप जब नमक को पानी में घोलते हो, नमक को पानी में घोलते हो, तो नमक जो है पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है, सॉल्युबल होगा, डिजॉल्व हो जाता है। क्योंकि नमक और पानी दोनों कैसे होते हैं, पोलर, ये भी पोलर होता है और ये भी कैसा होगा, पोलर होता है, ये भी ध्रुवीय होता है और ये भी कैसा होगा, ध्रुवीय होता है। लेकिन आयोडीन को, नेपथलीन को, नेपथलीन ले लो, आयोडीन ले लो आप, नेपथलीन होती है कपूर, उसको अगर जल में घोलते हैं तो ये इसमें कैसा होता है, एबिले होता है। एबिले का मतलब इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, क्योंकि आयोडीन नेपथलीन जो होती हैं वो कैसी होती हैं, हमारे पास नॉन पोलर होती हैं। कैसी होती हैं, नॉन पोलर होती है। और इसी नमक को आप घर पे, आप तेल में, आपके पास जो सरसों का तेल है, ठीक है, उसमें डिजोल्व करते हो तो ये नमक जो है वो इसमें क्या रहेगा, एबिले रहेगा, यानी इनसॉल्युबल रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑयल या तेल ले रहे हो वो कैसे नेचर का होता है, नॉन पोलर होता है या कोवलेंट नेचर का होता है, सहसंयोजक होता है। लेकिन आयोडीन को जब हम तेल में डालते हैं तो ये इसमें क्या होता है, सॉल्युबल होता है या विलेय होता है, विलेय होगा। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो, समान समान गुणधर्म वाले जो आपके विलेय और विलायक है वो एक दूसरे में घुल जाएंगे, लेकिन असमान वाले गुणधर्म वाले विलेय विलायक एक दूसरे में नहीं घुलते। तो यही आपके रूल जो है वो कौन सा है, लाइक डिजोल्व लाइक रूल है, समान समान में घुलता है का नियम का उदाहरण हो गया ये आपके। ऐसे तो उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन ये समझने के लिए बेस्ट उदाहरण है हमारे पास। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात करें हम इसमें कि ठोसों की द्रव्य विलेयता पर कौन कौन से प्रभाव काम करते हैं। यानी किसी ठोस को द्रव में मिलाएं तो उस पर क्या प्रभाव, कौन कौन से प्रभाव काम करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं, एक प्रभाव काम करता है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। ठीक है, ताप का प्रभाव हम देखें तो एक सिद्धांत के अनुसार समझा जाता है जिसे बोलते हैं हम लहसाते लिए सिद्धांत। ठोसों की द्रव्य विलेयता पर ताप के प्रभाव को एक सिद्धांत के अनुसार समझा जाता है जिसे बोलते हैं हम लहसाते लिए सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है, किसी ठोस का द्रव में घुलने का प्रक्रम दो तरीके का हो सकता है। किसी ठोस को जब द्रव में मिलाते हो तो वो ठोस द्रव में घुलते समय ऊष्मा का क्या कर सकता है, अवशोषण कर सकता है। यानी कैसा प्रक्रम हो सकता है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो सकता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकती है। या उस ठोस का द्रव में घुलने का प्रक्रम कैसा हो सकता है, ऊष्मा क्षेपी हो सकता है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो सकती है। या तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकती है, या एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो सकती है। यानी ठोस द्रव में घुलते समय या तो ऊष्मा का क्या कर सकता है, अवशोषण कर सकता है, या ऊष्मा का उत्सर्जन कर सकता है। तो लहसाते लिए सिद्धांत के अनुसार ठोस का द्रव में घुलने का प्रक्रम दो तरीके का आपके पास देखने को मिलता है। अब यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी है, यानी कोई ठोस द्रव में घुल रहा है और घुलते समय ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप ताप बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। ताप बढ़ाने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ठोस द्रव में घुलते समय ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है और ऊष्मा उसे ताप से मिल जाएगी। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें,
किसी ठोस को द्रव में मिला रहे हैं और मिलाते समय वो ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती है। ठीक है, जैसे आप उदाहरण ले सकते हो, बहुत सारे हैं। जैसे आपने जल में शर्करा को मिला रहे हो, जल में शर्करा मिला रहे हो या नमक मिला रहे हो, ठीक है, शुगर या सॉल्ट ऐड कर रहे हो, तो ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलती है। आप करके देख लेना घर पे, प्रैक्टिकल पता है ये सबको। यानी चीनी का पानी में घुलने का प्रक्रम कैसा है, ऊष्मा शोषी है। कैसा प्रक्रम है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। सेम नमक को जब पानी में मिलाते हैं तो नमक का पानी में घुलने का प्रक्रम भी कैसा है, ऊष्मा शोषी है। यानी इन प्रक्रमों में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। दूसरा, आप देखते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कभी लैब में देखा हो आपने, इसको जल में मिलाते हो, यानी जल में मिलाओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाते हो, जल में NaOH या KOH को आप मिलाते हो, या कोई कार्बोनेट का है आपके कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाते हो, या आपके कैल्शियम ऑक्साइड को, तो आप जब इनको पानी में मिलाते हो तो आप महसूस करोगे पानी थोड़ा सा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी पानी में घुलते समय ये कुछ मात्रा में ऊष्मा का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। यानी इनका पानी में घुलने का प्रक्रम कैसा होता है, ऊष्मा छिपी होता है। और ऐसी स्थिति में अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो इनकी विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए ये ठंडे पानी में जल्दी घुलेंगे गर्म पानी की तुलना में। तो आपके पास ताप का प्रभाव आपको समझ में आ जाना चाहिए। ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रव्य विलेयता को बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ये डिपेंड करता है कि ठोस द्रव में घुलते समय ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है या उत्सर्जन कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास ताप का प्रभाव हो गया। ताप के प्रभाव में एक एग्जाम्पल ऐसा है, उसको भी हम देखें। एक एग्जाम्पल है हमारे पास Na2 Na2SO4 Na2SO4 डॉट 10H2, इसे सोडियम सल्फेट का डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, और इसका एक नाम होता है ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट। ठीक है, ग्लोबर लवण, ग्लोबर लवण। इस लवण की हम खास बात करें तो इसकी खास बात क्या है कि इसकी विलेयता 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता बढ़ती है। 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ती है। लेकिन 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर, से अधिक ताप पर इसकी विलेयता घटने लग जाती है। 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक इसकी विलेयता बढ़ती है। उसके बाद यदि आप ताप को बढ़ाते हो तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ सकते हो आप इसको कि 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी विलेयता क्यों बढ़ती है, इन 10 जल के अणुओं के कारण। ये एक एक करके निकलते जाते हैं और एक एक करके निकलते जाएंगे तो ये जल में घुलता जाता है। इसके बाद ये सारे जल के अणु निकल जाते हैं, उसके बाद इसका जल में घुलने का प्रक्रम जो है वो ऊष्मा छिपी हो जाता है। इससे पहले का प्रक्रम जो होता है, अब आप समझ सकते हो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ रही है, यानी उस समय तक इसका घुलने का प्रक्रम कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। कैसा प्रक्रम होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। लेकिन इसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो कैसी होगी, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगी, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको ध्यान रखना है ग्लोबल सॉल्ट का। ग्लोबल सॉल्ट का एग्जांपल आपको याद रखना है। यानी इसकी विलेयता स्टार्ट में 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ती है, फिर घटती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपकी बुक का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये ताप का प्रभाव हो गया। अब देखो एक प्रभाव और आता है हमारे पास, जिसे बोलते हैं हम दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें तो जब किसी सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हो, आप ठोस को द्रव में मिला रहे हो, सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करोगे, लिक्विड में क्या कर रहे हो आप, डिजोल्व कर रहे हो, और इस पे आप प्रेशर बढ़ाओ,
प्रेशर बढ़ाओ तो प्रेशर बढ़ाने पर इसकी सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या प्रेशर कम करने पर इसकी सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम देखते हैं दोनों स्थिति पर ही इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ठोस की द्रव्य विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, सीधी सी बात है, ठोस और द्रव, ठोस और द्रव दोनों जो होते हैं वो असंपीड़ित होते हैं, असंपीड़ित होते हैं, असंपीड़ित होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। दाब लगाकर इनके आयतन में कमी नहीं की जा सकती। इसलिए हम बोल सकते हैं ठोसों की द्रव्य विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का कोई प्रभाव लागू नहीं होता। दाब का प्रभाव आप क्या होगे, आप लागू कहाँ होगा, अगर आप इस ठोस की जगह गैस को डिजोल्व कर रहे होते, गैस को डिजोल्व कर रहे होते तो यहाँ दाब का प्रभाव लागू होता। और गैस का तो दाब का प्रभाव है भी इंपॉर्टेंट, है भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इसमें एक नियम पढ़ेंगे, कौन सा नियम, हेनरी लॉ। गैसों की द्रव्य विलेयता पर दाब के प्रभाव को हेनरी के नियम के अनुसार समझा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो गैसों की द्रव्य विलेयता में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ठोसों की द्रव्य विलेयता वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो विलेयता क्या होती है, एक बार पूरा ऊपर से देखें। तो विलेयता से हमने स्टार्ट किया था, ये विलेयता आपके पास। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो मैंने आपको सीधी सी परिभाषा बताई थी कि स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा ही क्या कहलाती है, विलेयता। अब विलेयता हम दो चीजों में चेक करते हैं, एक तो ठोसों की द्रव्य विलेयता, हमारे सिलेबस में यही है, और एक गैसों की द्रव्य विलेयता। यानी किसी ठोस को द्रव में मिला रहे हैं, यानी ठोस को द्रव में मिला रहे हैं, यानी जहाँ ठोस विलेय होगा और द्रव क्या होगा हमारे पास, विलायक होगा। ठोस विलेय और द्रव क्या होगा, विलायक होगा। अब किसी ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो उस स्थिति में एक नियम काम करता है, जिसे बोलते हैं हम लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान में घुलता है। ये नियम क्या कहता है कि ध्रुवीय या आयनिक विलेय ध्रुवीय या आयनिक विलायक में घुलता है, जबकि अध्रुवीय या सहसंयोजक विलेय अध्रुवीय या सहसंयोजक विलायक में घुलता है। पोलर और आयनिक सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर और आयनिक सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर और कोवलेंट सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर एंड कोवलेंट सॉल्वेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने देखा, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। एक तरफ जल ले लिया, नमक ले लिया, तेल ले लिया, और यहाँ पे आयोडीन या नेपथलीन कोई भी आपके कोवलेंट सॉल्यूट ले लेंगे। ये सॉल्यूट है, ये दोनों सॉल्वेंट हो गए। तो नमक पानी में घुल जाता है क्योंकि नमक और पानी दोनों का नेचर सेम है, दोनों पोलर होते हैं। लेकिन आयोडीन पानी में नहीं घुलती है क्योंकि आयोडीन का जो नेचर है वो नॉन पोलर अध्रुवीय सहसंयोजक होता है। लेकिन ये आयोडीन तेल में घुल जाती है, नमक पानी तेल में नहीं घुलता, क्योंकि तेल और आयोडीन दोनों का नेचर कैसा है, सेम है, दोनों नॉन पोलर है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ठोसों की द्रव्य विलेयता पर कुछ प्रभाव लागू होते हैं। सबसे पहला आपके पास किसका प्रभाव था, ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव को किस सिद्धांत के अनुसार समझा जाता है, लैसाते-लिए सिद्धांत के अनुसार। लैसाते-लिए सिद्धांत क्या कहता है, किसी ठोस का द्रव में घुलने का प्रक्रम दो तरीके का होता है। यानी ठोस को आप द्रव में मिला रहे हो तो वो ठोस द्रव में घुलते समय ऊष्मा का अवशोषण कर सकता है या ऊष्मा का उत्सर्जन कर सकता है। ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है तो ऐसी स्थिति में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, और ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है तो ऐसी स्थिति में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, घटेगी। ठीक है, एग्जाम्पल बता दिया था, जैसे जल में आप चीनी मिलाते हो, नमक मिलाते हो, इन सबको मिलाने पर जल में आपके ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता बढ़ेगी। लेकिन जल में आप कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बोनेट है, कोई लिथियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, इनको डिजोल्व करते हो तो ऐसी स्थिति में आपके इनकी विलेयता क्या होती है, ताप बढ़ाने पर घटती है। यानी ये ठंडे पानी में जल्दी घुलेंगे गर्म पानी की तुलना में। ठीक है, ये ताप का प्रभाव हो गया। एक एग्जांपल मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको, ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4.10H2O। ठीक है, सोडियम सल्फेट का डेकाहाइड्रेट का एक सॉल्ट है, जिसकी विलेयता 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ती है। यानी 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि कैसी प्रोसेस होगी, एंडोथर्मिक होगी, ऊष्मा शोषी।
उसके बाद इसकी ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता घटती है, क्योंकि कैसी प्रोसेस हो जाती है, एक्जोथर्मिक। कारण भी बता दिया, एक एक जल के अणु निकलते रहते हैं 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो उस स्थिति में विलेयता बढ़ती जाती है। अब ठोसों की द्रव्य विलेयता पर आपको दाब का प्रभाव बताया, तो दाब का प्रभाव मैंने सीधा सा बोला कोई प्रभाव लागू नहीं होता, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों ही कैसे होते हैं, हमारे पास असंपीड़ित होते हैं। इन पर दाब लगाकर इनके आयतन में कमी को नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में इन पर दाब का कोई प्रभाव लागू नहीं होता। तो दाब का प्रभाव आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गैसों की द्रव्य विलेयता। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो गैसों की द्रव्य विलेयता वाला होगा, और जो कि इम्पोर्टेंट है। वहां से आपका क्वेश्चन आता भी है, हेनरी का नियम, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम की कमियां, डाल्टन का नियम भी ऐड होता है थोड़ा सा। तो वो पोर्शन जो है गैसों की द्रव्य विलेयता वाला, वो इम्पोर्टेंट है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छे से देखो, समझो, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे इसको आपके फॉरवर्ड करो। ठीक है, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।